हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिसेबिलिटी। राइट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिसेबिलिटी होता क्या है। तो देखो, डिसेबिलिटी एक चीज होती है जिसके अंदर आप अपने डेली के जो नॉर्मल के काम है ना, वो नहीं कर पाते हो। आप समझो कि नॉर्मल के काम तो हम बहुत सारी कंडीशंस की वजह से भी नहीं कर पाते होंगे, बट जब आपको कोई इम्पेयरमेंट होती है, इम्पेयरमेंट होने की वजह से अगर आप कोई काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल रेंज में नहीं कर पा रहे हो, जो आपके बराबर का इंडिविजुअल बड़ी आसानी से कर रहा है विद इन द नॉर्मल रेंजेस, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ डिसेबल्ड पर्सन। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक इंडिविजुअल है जो कि रनिंग कर रहा है, आराम से वॉक कर रहा है, ओके, एंड एक दूसरा इंडिविजुअल है जिसका लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हो रखा है और वो क्रचेस के थ्रू या फिर ऑन अ व्हील चेयर ही इज एम्बुलेटिंग, राइट। तो जो इंडिविजुअल व्हील चेयर पे चल रहा है, व्हील चेयर के ऊपर अपना सारा काम कर रहा है या क्रचेस के थ्रू ही इज एबल टू एम्बुलेट, तो क्या वो नॉर्मल है? नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्या है कि इंडिविजुअल अपने पैरों पे चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, राइट। बट ये जो इंडिविजुअल है, इसके तो पैर नहीं है, तो ये तो व्हील चेयर वगैरह पे चल रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ही इज अ डिसेबल्ड पर्सन। तो डिसेबिलिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो आप नॉर्मल, जो बाकी दुनिया कर रही है, आपकी एज के लोग कर रहे हैं, आपके जेंडर के जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए जो चीज नॉर्मल है, जो नॉर्मल रेंज सेट करी गई, अगर कोई इंडिविजुअल वो नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स ही इज अ डिसेबल्ड पर्सन। और क्यों हो रही है ये चीज? बिकॉज ऑफ हिज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या रही कि उसके पैर जो हैं वो एम्पुटेट हो गए हैं, राइट। अगर हमें किसी इंडिविजुअल को डिसेबल्ड बताना है कि हाँ दिस पर्सन इज डिसेबल्ड, तो उसका जो काम है वो नॉर्मल नहीं कर पाएगा, उसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी जिसकी वजह से वो अपना काम कर पाए। बट जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो उसी की एज, सेक्स या फिजिक का है, वो काम नहीं कर पा रहा, राइट। वो उस तरीके के काम जो पर्सन है वो नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स ही इज अ डिसेबल्ड पर्सन। अब यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप का। अब ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, बट येट दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि इम्पेयरमेंट होगी तो ही डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी होगी तो ही इंडिविजुअल हैंडीकैप होगा। बट जरूरी नहीं है इम्पेयरमेंट होगी तो डिसेबिलिटी होगी। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स भी हैं और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको मैंने बहुत आसान तरीके से अपने इस वीडियो में समझा रखा है, तो आप ये वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, जिससे क्या होगा, आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इसी वीडियो में समझाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो नहीं करना, इस वीडियो पे क्लिक कर लेना, वहां से आप ये देख लेना, तो आपके सारे कंसेप्ट्स इन तीनों के लिए क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी हमारी दो तरीके की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिसेबिलिटी। अब प्राइमरी डिसेबिलिटी क्या होता है? मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई उसे ऐसी एक कंडीशन हो गई जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गया। अब हर कंडीशन की वजह से आदमी डिसेबल नहीं हो जाएगा। अगर मैं चल रही हूँ, मेरे पैर पे अगर चोट लग गई, राइट, मेरा पैर छिल गया, तो क्या मैं डिसेबल हो गई? नहीं, पैर ही तो छिला है। बट कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल उठ ही ना पाए अपने बेड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई तो उसको पैरालिसिस हो गया। मान लो उसके हाथ और पैर दोनों ने काम करना बंद कर दिया, क्या वो चल पाएगा? क्या वो भाग पाएगा? क्या वो खुद से लेट पाएगा? क्या वो खाना खा पाएगा जैसे बाकी लोग खाते हैं? नहीं खा पाएगा ना। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगी तो वो पर्सन तो एकदम से ही डिसेबल हो गया, उसके तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे। सो दिस इज द प्राइमरी डिसेबिलिटी। किसी के अगर हिप में फ्रैक्चर हो गया तो इंडिविजुअल नहीं चल पा रहा, वो चल ही नहीं पा रहा, दैट मीन्स ही इज हैविंग अ प्राइमरी डिसेबिलिटी।
अब एक दूसरी टर्म आती है सेकेंडरी डिसेबिलिटी। अभी सेकेंडरी डिसेबिलिटी क्या होता है? अब ये समझो कि प्राइमरी डिसेबिलिटी तो हो गई, अब इंडिविजुअल की स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी, फिर उसको पैरालिसिस हो गया और अब वो बेड पे है। बट अगर बेड पे उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई तो क्या होगा? तो उसको बेड सोर्स हो गए, प्रेशर सोर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए, है ना? अगर हमने उस चीज के ऊपर गौर नहीं किया तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डिसेबिलिटी की वो और बढ़ने लग गई। सो दैट मीन्स ही इज डेवलपिंग या ही हैज सेकेंडरी डिसेबिलिटी। तो जो सेकेंडरी डिसेबिलिटी है ना वो एकदम से इंजरी होने के बाद नहीं आती, ये कॉन्सिक्वेंसेज होती है प्राइमरी डिसेबिलिटी की। अगर आपने प्राइमरी डिसेबिलिटी को अच्छे से आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, मैनेज नहीं कर रहे हो, सो इट लीड्स टू सेकेंडरी डिसेबिलिटी, राइट? अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी के। सो देयर आर वेरियस न्यूमेरस कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम इनको एक एक डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। सो पैटर्न्स ऑफ डिसेबिलिटी आर अफेक्टेड बाय। अब देखो, डिसेबिलिटी कब होगी? जब इंडिविजुअल को कोई ऐसी डिजीज होगी या कोई ऐसी कंडीशन होगी जो उसे बिल्कुल डिसेबल्ड कर दे, है ना? अब वो जो कंडीशंस है, वो जो डिजीज है, वो कब कब आ सकती है? कि या तो इंडिविजुअल का हेल्थ अच्छा ना हो बिल्कुल भी, तो वो डिजीज के उसमें आ सकता है। उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बोथ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। वो किसी ऐसे काम पे जाता है जहाँ पे उसको बहुत सारी स्मोक इनहेल करनी पड़ रही है, या फिर वो किसी ऐसे काम में जा रहा है जहाँ बहुत गंदगी है, तो उसको बीमारी होने के चांसेस बढ़ गए ना। तो अगर बीमारी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो माइट बी वो बीमारी उसको डिसेबिलिटी दे दे, राइट? कुछ पर्सनल एनवायरनमेंट भी होता है इंडिविजुअल का, रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं, राइट? इकोनॉमिक ट्रेंड्स, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल पॉलिसीज जो हैं, डाइट कैसी ले रहा है इंडिविजुअल, तो ये सारी चीजें हैं जो पेशेंट को ना रिस्क में डालती हैं टू डेवलप अ डिजीज विच कैन लीड टू डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो देखो, अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो हमें बीमारियां होती हैं, ये तो सबको पता है। तो उन बीमारियों की वजह से भी हमें डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, अनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, ऑस्टियोपोरोसिस, कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स, बेरी पेलेग्रा। तो अगर ये सारी न्यूट्रिशन आपका आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं गया ना, तो वो भी आपको डिजीज देता है, और अगर आपको डिजीज हुई तो माइट भी वो डिसेबिलिटी में बदल जाए। वेपन्स एंड वायलेंस। तो देखो, कई बार आपने देखा है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि गोली चला लेते हैं लोग। तो अगर वो जो गोली है जो निकल रही है बंदूक से, वो आपके किसी भी वाइटल ऑर्गन पे जाके लग सकती है, और वो आपको ऐसी डिजीज दे सकती है जो कि बहुत बुरी बुरी डिजीज बन सकती है वो चीज। ठीक है? जैसे कि अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड पे जाके गोली लग गई तो क्या होगा? उसको पैराप्लीजिया हो गया, या फिर उसके किसी विसरल ऑर्गन पे लग गई तो डेथ भी हो सकती है, राइट? तो ये चीजों का हमें कॉज एक लेके चलना है। नेक्स्ट इज द केमिकल सब्सटेंसेस। तो अगर हम कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर हम बहुत ओवरडोज कर रहे हैं किसी ड्रग का, किसी केमिकल सब्सटेंस का, तो वो भी हमें डिजीज दे सकता है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट? अब दूसरे कॉजेज में क्या आ सकता है कि देयर इज रैपिड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है? बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, इंक्रीज इन आरटीए दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्रश इंजरी हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, लाइफस्टाइल डिजीज कितनी हो रही हैं आजकल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गई लाइक पोलियो, टीबी, लेप्रोसी। तो ये सारी चीजें भी ना आपकी डिसेबिलिटी ला सकती हैं। अब हमें इस डिसेबिलिटी को रोकना है, दैट इज डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। तो देखो, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम ऐसे बिहेवियर्स को नोट डाउन करते हैं, ऐसे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं जिससे डिजीज ना हो, और अल्टीमेटली क्या होगा? फिर डिसेबिलिटी भी नहीं होगी। देखो, डिसेबिलिटी किसके दम पे आ रही है? डिजीज के दम पे। डिजीज किसके दम पे आ रहा है? रिस्क फैक्टर्स के दम पे। हम ये पूरा ये जो सर्कल चल रहा है ऐसे, इसको रोक देंगे। वो किस में आता है? डिसेबिलिटी प्रिवेंशन में। गोल क्या होता है डिसेबिलिटी प्रिवेंशन का? कि जो हमें इंडिविजुअल की फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज करना है, जिससे क्या होगा? उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, और वो
अच्छा अपना काम कर पाएगा, ना उसे डिजीज होगी ना डिसेबिलिटी होगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम डिसेबिलिटी प्रिवेंशन की, इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि जो आपकी जो डिसेबिलिटी का प्रोग्रेशन है, उसकी जो स्टेजेस हैं उससे कोरिलेट करता है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के भी आपके जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब मैं लेवल्स की बात करूं तो इसको हमने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है: प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अब कई सारी बुक्स में आपको सिर्फ 3 लेवल्स मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट एक प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन भी होता है। सो टोटल देयर आर 4 लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की। अब प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? ये प्रिवेंशन कहता है कि भैया आदमी को ना रिस्क फैक्टर से ही एक्सपोज मत होने दो डिजीज के। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत चल रहे हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, है ना, सॉरी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ठीक है, ये सारी पीसीओडी, ये सारी चीजें बहुत चल रही हैं आजकल, है ना। तो ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है कि भाई बंदे का ना लाइफस्टाइल ठीक रखो, ताकि वो रिस्क फैक्टर ही ना आए, ना वो अल्कोहल कंज्यूम करे, ना वो ओबीस हो, ना वो स्मोकिंग करे, ये सब चीजें वो ना करे, यानी कि ये सब भी तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना इन बीमारियों के। तो ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कहता है कि आप ये रिस्क फैक्टर्स ही खत्म कर दो, जिससे कि डिजीज ही ना हो, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज बाय प्रिवेंटिंग रिस्क फैक्टर, बाय एलिमिनेटिंग द रिस्क फैक्टर्स फॉर द डिजीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको वही एग्जांपल दिया जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, मेलाइटिस है, तो ये सारी चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू आवर लाइफस्टाइल चेंज। तो अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा रखो चाइल्डहुड में, ताकि बड़े होके आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये वाला जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, ये इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। अब इट इज डायरेक्टेड एट डिजीज अवॉइडेंस। अब इसने ये सोचा कि चलो भाई रिस्क फैक्टर तो मैं नहीं हटा पाया, मैंने बचपन में ध्यान नहीं दिया, अब मेरे पास अल्कोहल भी है, मेरे पास स्मोकिंग भी है और मेरे पास ओबेसिटी भी है, अब मैं क्या करूं? अब मेरे को तो हाइपरटेंशन हो सकता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कहता है भैया ठीक है, तेरे पास ये तीनों चीजें रिस्क फैक्टर तो है, बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि देखो ना डिजीज ना हो, हाइपरटेंशन ना हो। तो इट इज डायरेक्टेड एट डिजीज अवॉइडेंस, कि चलो रिस्क फैक्टर है बट अब तुझे डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो डिजीज के होने से पहले ही हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि भैया अब तू एक्सरसाइज कर, अब तू ये कर, या कुछ भी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी लगा के हम उसको डिजीज नहीं होने देते, हम कहते हैं डिजीज ही ना हो। ये हम करते हैं दो तरीके से। एक तो हम हेल्थ एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी करते हैं, यानी कि कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं अबाउट हेल्थ, और दूसरा हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं इन द कम्युनिटी, राइट। अब हम बात करते हैं सबसे पहला, दैट इज हेल्थ एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी। तो हम लोगों को जाके बताते हैं, उनको वो नॉलेज देते हैं अबाउट हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि आप जाओ वैक्सीन्स लगवाओ, इम्यून करो अपने आप को, राइट। आयोडनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, अच्छा न्यूट्रिशन लो, प्री एंड पेरिनेटल केयर के बारे में उनको अवेयर करते हैं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पियो, अच्छा साफ पानी पियो, अपने घर को साफ रखो, सैनिटेशन इंप्रूव करवाना चाहिए उनका, अच्छा अपना बैलेंस डाइट लो और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो। यानी कि इन शॉर्ट उनको पूरा हेल्थ के बारे में ना पूरा अवेयर करते हैं कि आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है, या फिर अगर आप ये कर रहे हो तो आप इसको और अच्छे तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको डिजीज नहीं होगी। दूसरा आ जाता है स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर, यानी कि डिजीज होने से पहले ही हम उस डिजीज को खत्म कर देते हैं। जैसे बचपन में सबको पोलियो की 2 ड्रॉप सबने पी है, राइट। तो वो क्या था कि भाई पोलियो ना हो उससे पहले ही उस बीमारी को खत्म कर दो, होने ही मत दो। सो दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, राइट, कि पोलियो किसी को नहीं हुआ पर दवाई पहले दे दी, यानी कि इम्यूनाइजेशन कर दिया उसका। सो दीज आर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स, ठीक है। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन रखा, जिससे कि जो इन्फेक्शन है उसका ट्रांसमिशन ना हो। आप रोड पे जा रहे हो, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी एक काफी मेजर हिस्सा प्ले करता है फॉर डिजीज एंड डिसेबिलिटी, तो आप प्रॉपर हेलमेट्स लगाओ, आप कार में जा रहे हो तो आप सीट बेल्ट्स लगाओ, मास्क, कोविड में था तो आप मास्क पहनो। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एलर्जेंस,
कार्सिनोजेंस। आपको न्यूट्रिशन लेना है, अगर आपको कोई डिजीज है तो उस डिजीज के स्पेसिफिक आपको कोई न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि वो डिजीज आपको ना हो। तो ये सारी चीजें करके हम प्राइमरी प्रिवेंशन को टारगेट करते हैं कि इंडिविजुअल को डिजीज ना हो। ठीक है, so thus primary level aims at aborting onset of any event like injury or disease which leads to disability. Effort may take some time but reduce the burden of disability in a big way. तो यहाँ पे देखो वही बात बोली हुई है कि प्राइमरी लेवल पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई इंजरी ना हो, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्राइमरी लेवल पे हम वही कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन कर रहे हैं कि भैया डिजीज नहीं होनी, बस कुछ ही करना है पर डिजीज नहीं करने देनी। यहाँ पे वो चीज हो रही है। नाउ द थर्ड स्टेप इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब यहाँ इस स्टेज पे आते आते क्या हो गया कि चलो अच्छा अब तेको डिजीज ही हो गई है, ठीक है अब डिजीज के ऊपर काम करते हैं। तो इसने क्या बोला, अच्छा अगर तुम्हें अब तुम्हें हाइपरटेंशन हो गया, पहले तुम्हें रिस्क फैक्टर्स थे, फिर तुम्हें रिस्क फैक्टर्स को हमने कंट्रोल किया कि भाई डिजीज ना हो, बट चलो अब तुम्हें हाइपरटेंशन आ ही गया, तो अब मैं क्या करूं, हाइपरटेंशन आ गया तो राइट, तो हाइपरटेंशन आ गया तो भाई मेरे को अर्ली डिटेक्शन करना है उसका कि तुझे हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं कि हाइपरटेंशन हुआ आज और पता चल रहा है जी 6 महीने बाद, नहीं, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, और उसकी वजह से क्या होगा, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा हाइपरटेंशन का, राइट। So early diagnosis and treatment implemented at early stage of pathogenesis when disease has entered and is not in the critical zone। यानी कि हम बहुत ज्यादा कि भाई हाइपरटेंशन की वजह से तुम्हें स्ट्रोक ही आ गया हो, वहां तक नहीं पहुंचे, अच्छा तुम्हें हाइपरटेंशन अभी हुआ है, लो अभी दवाई लो, अभी डायग्नोसिस हुआ अभी दवाई लो और अभी ठीक हो जाओ, ये वाली स्टेज होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन स्टेज। सो इसके अंदर भी ना बहुत ज्यादा अप्रोचेस लगाई जाती हैं जिससे कि आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, जैसे कि हेल्थ स्क्रीनिंग, सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, केस फाइंडिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड क्लस्टर फाइंडिंग्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आनी होती हैं, डिजीज जो आपको हो गई है उसकी, वो नहीं आती, वो रुक जाती हैं, राइट। अब यहाँ पे एक बात आती है डिसेबिलिटी लिमिटेशन की। So this is applied when earlier levels have been denied to arrest disease process leading to pathological changes. It is in fact a process of arresting further advancement of disease or limiting the harm done to the patient. It refers to preventing an increase in the intensity or scope of an existing disability. अब disability limitation देखो, नाम से क्या समझ आ रहा है कि हम disability को limit कर रहे हैं, है ना, नाम से तो हमें यही समझ आ रहा है, इसका मतलब होता भी यही है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम कि भैया इंडिविजुअल को कोई डिसेबिलिटी हो गई है, अब हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं, ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि जो इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी है ना वो और आगे ना बढ़े, वो यहीं की यहीं रुक जाए, एटलीस्ट कम नहीं हो सकती तो बढ़े भी ना, आगे और ना जाए। अगर किसी को प्राइमरी डिसेबिलिटी हुई है तो उसे हमें सेकेंडरी पे नहीं लेके जाना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसेबिलिटी लिमिटेशन, लिमिट कर देना। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हुआ और वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आईसीयू में एडमिट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट ने उसका इलाज किया और उसको बचा लिया, वो स्ट्रोक को सरवाइव कर दिया। अब अगर जब वो हॉस्पिटल से या वार्ड से डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या उसको रिकवरी फेज में कोई मेडिकेशन, कोई फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, है ना। अगर वो नहीं लेगा ये सारी चीजें तो माइट बी कि उसकी डिजीज और बढ़ जाए, सेकेंडरी डिसेबिलिटी उसे हो जाए, है ना, कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो रिकवरी फेज में भी उसे बहुत सारी चीजें लगेंगी, राइट। सो दिस इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन। So it is particularly indispensable for those who are chronically ill and for geriatric patients. अब हम फोर्थ लेवल की बात करते हैं ऑफ डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, दैट इज द टर्शरी प्रिवेंशन सॉरी। तो यहाँ पे इसने बोला कि जब बाकी सारे जितने भी तरीके थे डिसेबिलिटी को रोकने के वो फेल हो गए हो, है ना, अब कुछ हो ही नहीं रहा कि बंदा जो है वो नॉर्मल स्टेज पे, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ ही नहीं पा रहा, तो हम ये वाली प्रिवेंशन लगाते हैं,
राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को रिहैब देते हैं, रिहैबिलिटेशन देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पेशेंट का जो भी हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, जिस भी तरीके में उसको चीज वो नॉर्मल है, हम उसका यूज करना शुरू करते हैं, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, उसकी वजह से जो उसका राइट साइड ऑफ बॉडी है इट इज पैरालाइज्ड, उसका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, वो बहुत क्रिएटिव है, वो सोच अच्छा पा रहा है, बोल ढंग से पा रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन उसके बहुत अच्छे हैं, सिर्फ राइट बॉडी जो है उसकी पैरालाइज है। अब टर्शरी प्रिवेंशन क्या कह रहा है कि उसका लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो बिल्कुल सही है, वो सोच भी अच्छे से पा रहा है, वो क्रिएटिव है, वो बोल भी अच्छे से पा रहा है, तो क्यों ना ये जो सारी उसकी चीजें सही हैं अभी उनका हम यूज करें, है ना। उसकी डिसेबिलिटी पे ठीक करने की बजाय हम उसकी ये सारी चीजों को एनहांस करते हैं। तो टर्शरी प्रिवेंशन जो है वो इस चीज की बात करता है। अब अगर मुझे उसकी बाकी बॉडी के फंक्शंस को एनहांस करना है तो मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए पूरी एक टीम चाहिए होती है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगती है इसमें, जिसके अंदर देयर इज फिजिकल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। वोकेशनल रिहैब का तो आपने काफी नाम सुना होगा। तो यानी कि इस स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि डिसेबिलिटी भी कम हो इंडिविजुअल की, बट साथ के साथ जो उसकी बची हुई एबिलिटीज हैं जो वो सही से परफॉर्म कर सकता है उनको यूटिलाइज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, right? Thank you. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.